हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केडी एकेडमी हिंदी साहित्य। मेरा नाम कविता है। मैं एमई बीएड सीटेट और यूजीसी एंटी नेट क्वालिफाइड हूँ हिंदी सब्जेक्ट से। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बता दूँ, अगर आप इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, वो आपके बहुत काम आने वाली है। और आपका पेपर अब नज़दीक ही है, अब मुश्किल से 30 दिन बचे हैं। इसलिए मैं कहती हूँ फ्रेंड्स, अपनी तैयारी जारी रखिए और अपनी सेल्फ स्टडी भी कीजिए और वीडियो से भी पढ़िए। ओके फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लाई हूँ आपका बंटी, मन्नू भंडारी का उपन्यास है यह। और इससे पहले फ्रेंड्स मैंने बहुत सारे उपन्यास डाल दिए हैं, अब जो आपके सिलेबस में है वो भी जाकर आप देखिए। और हिंदी साहित्य का इतिहास भी डाला हुआ है रामचंद्र शुक्ल का। और फ्रेंड्स, आपका इस चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं आपको फ्रेंड्स सबसे पहले तो मन्नू भंडारी के बारे में बताऊंगी थोड़ा सा, जो आपका बंटी की लेखिका है। और उसके बाद ये उपन्यास का सार बताऊंगी और उसके बाद इसके करेक्टर के बारे में बताऊंगी। ओके फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। मन्नू भंडारी ने कथा साहित्य की दोनों विधाओं, कहानी और उपन्यास, अपनी लेखनी से संपन्न किया है दोनों को। एक प्लेट सैलाब है 1962 में इनकी जो रचना है। मैं हार गई 1957 में। तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है 1966 में। त्रिशंकु और आंखों देखा झूठ उनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। माता पिता की रिश्तों की टूटन की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे को केंद्र में रखकर लिखा गया उनका उपन्यास है आपका बंटी, जो 1971 में हिंदी के कालजयी उपन्यासों में गिना जाता है। बल्कि ये कहना चाहिए कि हिंदी साहित्य में आपका बंटी अपनी तरह का अकेला व अद्वितीय उपन्यास है। लेखक राजेंद्र यादव के साथ लिखा गया उनका उपन्यास एक इंच मुस्कान 1962 में आधुनिक बौद्धिकों की एक दुखांत प्रेम कथा है। मन्नू भंडारी ने बिना दीवारों का घर 1966 शीर्षक से एक नाटक भी लिखा है। फ्रेंड्स, इनकी रचनाओं के बारे में आपको मैं इसलिए बता रही हूँ कि इनकी रचनाएं बहुत पूछी जाती हैं, इसलिए मैं आपको इनको डिटेल में बता रही हूँ। मन्नू भंडारी हिंदी की लोकप्रिय कथाकारों में से हैं। नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के बीच आम आदमी की पीड़ा और दर्द की गहराई को उद्घाटित करने वाले उनके उपन्यास महाभोज 1971 पर आधारित नाटक अत्यधिक लोकप्रिय हुआ था। इसी प्रकार यही सच है पर आधारित रजनीगंधा नामक फिल्म अत्यंत लोकप्रिय हुई थी और उसको 1974 की सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। मन्नू भंडारी की कहानी संग्रह यही सच है पर आधारित फिल्म रजनीगंधा देखने के लिए आप देख सकते हैं इसको कहीं भी। आपने रजनीगंधा देखी ही होगी फ्रेंड्स, वैसे तो ये बहुत पुरानी फिल्म है। चलिए अब हम उपन्यास का सार शुरू करते हैं। इसी मैं आपको थोड़ा सा रजनीगंधा के बारे में बताऊंगी। रजनीगंधा फिल्म में जो है विद्या सिंह है और अमोल पालेकर है, ये फिल्म के कलाकार थे। अगर आपने नहीं देखी है तो आप जाके उनको देखिए जरूर, बहुत अच्छी फिल्म है ये। चलिए अब मैं आपको उपन्यास का सार बता देती हूँ। आपका बंटी उपन्यास जो है ये तलाकशुदा पति पत्नी के बच्चे पर आधारित है। आपका बंटी हिंदी साहित्य में बाल मनोविज्ञान का एक दुर्लभ दस्तावेज है, जिसमें लेखिका ने एक आत्मनिष्ठ बाल चरित्र का एक एक तंतु उपन्यास में उतार कर रख दिया है। बंटी एक तलाकशुदा पति पत्नी की पैदाइश है जो अपनी मम्मी के साथ रहता है। बंटी की इस स्थिति ने उसे बहुत ही आत्मनिष्ठ बना डाला है। उसके मन में हमेशा बहुत कुछ चलता रहता है। वह मम्मी के बारे में बहुत सोचता है। मम्मी के हर एक रूप, हर एक व्यवहार का बारीकी से विश्लेषण करता है। मम्मी के साथ रहते हुए बंटी की यह विडंबना ही कही जाएगी कि उसकी खुद की मम्मी उसे कई बार बहुत अजनबी लगने लगती है। वह पापा के भी बारे में सोचता है और पापा के आने के पहले उनके साथ घूमने के बहुत से सपने भी देखता है। बंटी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो चरित्र रहता है वह है फूफी का। फूफी को लेकर बंटी आश्वस्त है और उनके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता। बंटी का एक ही दोस्त है, पड़ोस में रहने वाला टीटू। उसी के साथ बंटी खेलता है। यही है बंटी की दुनिया, क्योंकि उसका घर शहर से थोड़ी दूर है।
जहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते, जिसके आगे पहाड़ी है और उसके बाद की दुनिया बंटी के लिए जादू और कौतूहल से भरी हुई है। बंटी की कल्पनाओं में सबसे ज़्यादा दखल है उन कहानियों की जो फूफी और मम्मी उसे सुनाया करती है। बंटी इन्हीं कहानियों में खोया रहता है और वास्तविक जीवन में घटती चीज़ों को उन्हीं में खोजता है। बंटी की मम्मी शकुन एक आत्मनिर्भर स्त्री है, कॉलेज की प्रिंसिपल, जो अपने बच्चे के लिए अपने अस्तित्व को ख़त्म करने वाली नहीं है। शकुन के लिए बंटी और उसका भविष्य तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, पर कभी कभी बंटी का व्यवहार जो बंटी को अजय की कमी से महसूस होता है, शकुन को खेल खलने लगता है। एक आत्मनिर्भर और समाज में अपने पद से पुरुषों को चुनौती देने वाली शकुन के लिए बहुत ही पीड़ादायक रहा कि उसके पति ने उससे संबंध विच्छेद कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, पर अजय ने शकुन से अलग होते ही अपने लिए दूसरी औरत भी तलाश ली। शकुन को यह बात बहुत अंदर तक सालती रहती है कि जो उसका प्राप्य था वह अजय ने किसी और को दिया। हमारे भारतीय समाज की यह विडंबना ही कही जाएगी कि पुरुषों को यह इस बात का जरा भी दुख नहीं होता कि वे अपनी खुशी के लिए एक स्त्री के जीवन में कितना बड़ा तूफान ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी कुछ भावनात्मक रूप लिए हुए है, मनोवैज्ञानिक कहानी है यह। तो थोड़ा इसको पढ़ते पढ़ते दुख भी होगा, कभी शकुन के लिए कभी बंटी के लिए। तो फ्रेंड्स, इसलिए मैं इसको थोड़ा ध्यान से सुनिए। ये बहुत ही अच्छी कहानी है फ्रेंड्स, और बहुत ही इमोशनल है। वहीं शकुन हर तरह से सक्षम होने के बाद भी अजय का इंतजार करती रहती है। बाद में उसकी यह आस भी टूट जाती है। प्रतिक्रिया स्वरूप जब शकुन भी अपने जीवन के आधार बिंदु की तलाश करती है, तो समाज की कौन कहे सो उसके घर में फूफी और बंटी दोनों उसके लिए इस निर्णय के प्रति अपनी नागवारी दर्ज करते हैं। बंटी का यह व्यवहार शकुन और अजय की लड़ाई में हमेशा खटता रहता है। बंटी शकुन के साथ रहते हुए भी उससे कुछ कुछ दबा रहता है। वह मम्मी से बहुत से सवाल पूछता रहता चाहता है, पर पूछ नहीं पाता। वह सोचता है कि घर में जब मम्मी रहती है तो कितनी अच्छी लगती है, एकदम अपनी सी। पर कॉलेज के लिए जाते ही मम्मी का रूप एकदम बदल जाता है। तैयार होती हुई मम्मी को देखता बंटी ड्रेसिंग टेबल की शीशियों को बड़े कौतूहल से देखता है। वह सोचता है कि जरूर इनमें कोई जादू है जो मम्मी एकदम बदल जाती है। मम्मी बंटी को कभी भी नहीं डांटती, वह कितना ही बड़ा तूफान क्यों ना मचाए। मम्मी कुछ नहीं कहती। यह बात कहीं ना कहीं बंटी और मम्मी के बीच एक स्पेस बना देती है। मम्मी बंटी को बहुत प्यार करती है। कॉलेज जाती हुई मम्मी बंटी को प्यार करना नहीं भूलती। मम्मी ने खींच कर उसे अपने पास सटा लिया, पर एकदम चिपक कर भी बंटी को लगा जैसे मम्मी उससे बहुत दूर है। रात को लौटकर मम्मी बंटी को कहानी भी सुनाती है, और तो और फूफी को कह जाती है कि बंटी को जो पसंद हो वही खाना बनाना, वो जो कहे वही करना। वही टीटू की मम्मी का व्यवहार बंटी की मम्मी के व्यवहार से कितना अलग है। बंटी के नखरे और गुस्से को जो सबसे ज़्यादा सहती है वह फूफी है। बंटी फूफी का दिया खाना भी उठाकर फेंक देने से भी नहीं डरता। वह फूफी पर पूरा अधिकार रखता है। बंटी के पापा उससे कभी कभी मिलने आते हैं, और जब वकील चाचा आते हैं तो उनके आने की खबर या कोई तोहफा जो पापा ने उसके लिए भिजवाए हों बंटी को देते हैं। पर इस बार जब वकील चाचा आए तो ना पापा का कोई तोहफा लाए और ना तो बंटी से झूठ भी बोला कि पापा से मिलकर नहीं आए हैं। वैसे तो बंटी के मन में पापा को लेकर बहुत उत्साह रहता था। इस बार जब पापा आए तो बंटी उनसे मिलकर जरा भी खुश नहीं हुआ। वे पापा से बहुत सी बातें करना चाहता था, पर ना कर सका। मम्मी से जो सवाल पूछना चाहता था वो उसने सोचा पापा से पूछेगा, पर लाख कोशिश करके मन में कई कई बार दोहरा कर भी नहीं पूछ सका। बंटी को लगा पापा उसे कुछ गिफ्ट भी देंगे, पर नहीं दिया, और अंत में रिक्शे वाले को कुछ पैसों के लिए डांटते पापा उससे निहायत ही अजनबी और अपरिचित से लगने लगे। बंटी को छोड़ने आए पापा को बंटी जिद करके घर में ले जाता आता है, और वह सोचता है कि मम्मी पापा को वो एक कर देगा, पर ऐसा नहीं होता। दूसरे दिन शकुन और अजय की तलाक की कागजी कार्रवाई को हो जाने के बाद शकुन एकदम टूट जाती है
और उसे हमेशा रोते हुए देखता बंटी अचानक बड़ा हो जाता है। बंटी मन ही मन सोचता है कि अब घर की मम्मी की सारी जिम्मेदारी उसकी। मम्मी ने उसे 5 साल के बच्चे ध्रुव की तपस्या की कहानी सुनाई, जिससे वह तारा बन गया। बंटी भी तपस्या करने की सोचता है, अपने मन को मार लेता है, जिद नहीं करता, मम्मी की मदद करता है। जब घर में मम्मी की पार्टी होती है तो फूफी के साथ हर काम में उसकी मदद करता है। पर रात को जैसा उसने सोचा था कि दीपा आंटी का गाना सुनेगा और अपनी याद की गई कविताएं सुनाएगा, वैसा नहीं होता तो वह नाराज हो जाता है। पर थोड़ी देर बाद वह मम्मी के काम के बारे में सोचकर संतोष कर लेता है। पर जब मम्मी बिना उसे एक डॉक्टर जोशी से मिलने चली जाती है, उसे बिना बताए, तो उसे यह भी नहीं बताती कि कहाँ जा रही है, तो वह नाराज हो जाता है। बाद में मम्मी से मिलने आते डॉक्टर जोशी का आना बंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शकुन डॉक्टर जोशी से विवाह करने का निर्णय लेती है, पर डॉक्टर से शकुन की नज़दीकियाँ उसे बंटी से दूर कर देती है। जब वो दोनों बंटी को डॉक्टर जोशी के बच्चों के साथ घुमाने ले जाते हैं, तब भी बंटी को बहुत बुरा लगता है। वह घर आकर बहुत रोता है। अचानक मम्मी के स्वभाव में आए परिवर्तन बंटी को अच्छे नहीं लगते। मम्मी का डॉक्टर जोशी के लिए स्वेटर बुनना और उनके घर के लिए फर्नीचर तय करना बंटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। घर पर आए डॉक्टर और उनके बच्चों को देख बंटी को जरा भी खुशी नहीं होती। बस उसे अच्छा लगता है जोत उसे अच्छी लगती है। अमी को अपने सारे खिलौनों से खेलते देख बंटी को बहुत गुस्सा आता है और वह उसे छीनने लगता है। वह देख शकुन उसे थप्पड़ लगा देती है। मार खाए बंटी की आंखों से एक आंसू तक नहीं निकलता, पर अंदर ही अंदर उसे जो पीड़ा महसूस होती है, इसका जिक्र मनु भंडारी ने बखूबी किया है कि इस घटना से बंटी और शकुन के बीच एक दरार सी आ जाती है। उसकी बंटी के व्यवहार की आलोचना डॉक्टर जोशी ही नहीं बल्कि चाचा भी करते हैं। शकुन को भी इस कड़वी सच्चाई का एहसास होता है कि जिंदगी में हर ओर से काट कट कर वह पूरी तरह बंटी से जा चिपकी थी। सोचा था अपना सारा समय और ध्यान उसी पर केंद्रित कर देगी, अपने सारे अभावों की पूर्ति उसी से करेगी, अपने सारे अनुभवों की पूर्ति उसी से करेगी। लेकिन नहीं, रास्ता ही गलत चुना था। अतः उसका हर कदम भी गलत होता चला गया। डॉक्टर को देखकर जो मासूम सा विरोध बंटी के मन में उफनता रहता है, शकुन खूब समझती है। वह सोचती है बंटी उसके और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका, तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच बाधा भी नहीं बनने देगी। शकुन को डॉक्टर जोशी इस कश्मकश से निकालते हैं और सांत्वना देते हैं। दोनों की शादी हो जाती है। परिणामतः फूफी घर छोड़कर चली जाती है। बंटी को लगता था जैसे फूफी उसे कभी छोड़कर जा ही नहीं सकती। उसे लगता था कि फूफी की जान रसोई घर में बसती है। फूफी के बिना बंटी अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। पर यह अप्रत्याशित घटना भी घट जाती है। मम्मी की शादी के बाद घर में बहुत कुछ बदल जाता है। बाद में मम्मी भी डॉक्टर के घर में चली जाती है। बंटी को भी वहीं जाना पड़ता है। पीछे रह जाते हैं तो बस बंटी के लगाए हुए फूल पौधे। बंटी डॉक्टर के घर में बहुत अकेला और अजनबी महसूस करने लगता है। जोत और अमी से अपनी तुलना करता है। संकोची बंटी किसी से अपने दुख नहीं कहता, मन ही मन कुढ़ता रहता है। मम्मी का उसके साथ ना सोना उसे अच्छा नहीं लगता। पहले दिन रात को मम्मी के बेडरूम में देखा दृश्य उसे रह रह कर याद आता है। उसे मम्मी और डॉक्टर से घृणा होने लगती है। एक दिन अमी बंटी की किताबों को अपनी मेज से फेंकता है। गुस्से में बंटी भी यही करता है। बंटी के थप्पड़ लगाने पर अमी उसे डांट काट देती है। अमी उसे डांट काट लेता है और मम्मी अमी को डांट लगाती है। बंटी को बुरा लगता है कि कैसे मम्मी ने बंटी को थप्पड़ जड़ते हुए बिल्कुल ना सोचा और अमी को सिर्फ डांटा। बंटी के लिए मम्मी धीरे धीरे अजनबी होने लगती है। घर से उखड़कर बंटी जैसे सभी जगह से उखड़ जाता है। डॉक्टर के घर में अकेले बंटी को पापा की याद आने लगती है। बंटी पिता के घर आ जाता है। कलकत्ता के बारे में उसने जो भी सपने देखे थे वह सब झूठे साबित होते हैं। पिता जिसने उसकी दूसरी शादी कर रखी थी, जिसके उसके पिता ने, और जिसका एक छोटा बच्चा है, बंटी के लिए वह अपना पापा भी अजनबी होने लगता है। बंटी चाहता है कि पापा सारे दिन उसके साथ रहे और उसे घुमाया करें, पर पापा सुबह चले जाते हैं और शाम को आते हैं। दिन भर बंटी अकेला अकेला महसूस करता है, पर शाम को पापा के आने के बाद भी बंटी को पापा अपने जान नहीं पड़ते। वो दूसरे कमरे में सोते हैं और बंटी दूसरे में। पापा चाहते हैं कि बंटी उसे अपने पापा से अलग एक दूसरी स्त्री के प्रति और दूसरे बच्चे के पापा के रूप में भी पहचाने, पर बंटी इस बात को स्वीकार नहीं करता। बंटी को बातों बातों में पता चलता है कि पापा उसे अपने साथ नहीं हॉस्टल में रखने के लिए लाए हैं। अंततः पापा बंटी को हॉस्टल छोड़ आते हैं। बंटी को जैसे पूरी दुनिया ही अजनबी लगने लगती है। पापा का चेहरा भी रेल में बैठे लोगों में गड़बड़ हो जाता है।
वस्तुतः उपन्यास में बंटी की कहानी जहाँ ख़त्म होती है, असल ज़िंदगी में बंटी की कहानी वहीं से शुरू होती है। तो ये थी कहानी का सार, मन्नू भंडारी के उपन्यास आपका बंटी का। फ्रेंड्स, इसमें कुछ चरित्र हैं, ये बंटी का चरित्र है। इसमें थोड़ा सा इसमें उपन्यास में इनकी भूमिका में ही उन्होंने लिखा है बंटी के बारे में। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय हो गया हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया। वस्तुतः उपन्यास का केंद्रीय पात्र बंटी ही है। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में बताया था कि जो ये बंटी है उसी ने सब कुछ सहा है ज़्यादा, और बाकी सबसे ज़्यादा वही भोगता है। शकुन और अजय के संबंधों का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होता है। ये सब उन्होंने बंटी के थ्रू नज़रों से देखकर उन्होंने बताया है उपन्यास में। तो शकुन का चरित्र है इसमें। शकुन जो है वो दाम्पत्य जीवन के विघटन की आधारभूमि पर खड़ी एक आत्मनिर्भर स्त्री है। वास्तव में शकुन अपने अस्तित्व को लेकर सजग स्त्री के रूप में हमारे सामने आती है। मन्नू भंडारी इस संदर्भ में लिखती है कि शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं थी, बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। शकुन कॉलेज की प्रिंसिपल भी है और बंटी की माँ भी है। वह एक आधुनिक स्त्री है जो अपने स्वत्व को अपने निर्णयों से पुष्ट करना जानती है। उसके इन निर्णयों से उसका स्त्री पक्ष तो पुष्ट होता है, किंतु मातृत्व पक्ष की अवहेलना हो जाती है। इस क्रम में परंपरागत भारतीय समाज में बनी माँ की आदर्शात्मक महिमामयी छवि भी कुछ धुंधली होती दिखाई देती है। शकुन गृहस्थ जीवन के एक ऐसे बिंदु पर खड़ी दिखाई देती है जहाँ उसका स्त्रीत्व और मातृत्व दोनों एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। वह दोनों में सामंजस्य स्थापित करने का असफल प्रयास करती है, किंतु संबंधों के धागे जुड़ने के बजाय बिखरने लगते हैं, और इस बिखराव के साथ बिखरती शकुन और उससे अधिक बिखरता है बंटी। मन्नू भंडारी ने अपने एक साक्षात्कार में कहा था कि एक स्त्री के व्यक्तित्व के दो पक्ष होते हैं, स्त्रीत्व और मातृत्व। जब वो स्त्रीत्व को जीती है तो मातृत्व की अनदेखी हो जाती है, जब वह अपने मातृत्व की बात सोचती है तो स्त्रीत्व की अनदेखी हो जाती है। स्त्री इन दोनों के बीच झूलती रहती है। यद्यपि शकुन अजय से तलाक लेकर डॉक्टर जोशी के साथ एक नवीन संबंध में प्रवेश करती है, किंतु विगत जीवन की स्मृतियाँ उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। यहाँ शकुन के चरित्र का एक और पक्ष उद्घाटित होता है, उसकी भावुकता के रूप में। वह कहती है कि काश उसके पास भी ऐसा कुछ होता जो निहायत उसका निजी होता, जिसे वह किसी के साथ शेयर करना पसंद न करती, जिसे अपने भीतर ही समेटे रहती, पर कहीं भी तो कुछ भी तो नहीं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मन्नू भंडारी ने शकुन के चरित्र को बहुआयामी रूप प्रदान किया है। वह एक साथ कई स्तरों पर संघर्ष करती हुई दिखाई देती है। इसी क्रम में फूफी का चरित्र भी है, हमारे सामने आता है, जो शकुन के घर में सेविका के रूप में रहती है। अब आपको मैंने दो करेक्टर बताए, पहले बंटी, फिर शकुन, और अब फूफी। तो फ्रेंड्स, ये नोट करते जाना करेक्टर के नाम। फूफी भारतीय स्त्री की परंपरागत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। बंटी का फूफी से विशेष लगाव है। मम्मी की अनुपस्थिति में फूफी ही बंटी के जीवन के सबसे निकट दिखाई देती है। इसके अतिरिक्त बंटी के पापा के रूप में अजय का चरित्र पाठकों के सामने आता है। अजय के चरित्र चित्रण में लेखिका ने विशेष रुचि नहीं ली है। शकुन से तलाक लेकर वह भी मीरा के साथ, मीरा शकुन ये अजय की दूसरी वाइफ थी, मीरा के साथ नवीन जीवन की शुरुआत करता है। वह जब भी बंटी से मिलने आता है तो उसके लिए खिलौने लाता है, किंतु जब बंटी अजय के पास रहने जाता है तो वह भी बंटी की भावनाओं को समझ नहीं पाता। अब आप इसकी एक वो बता देती हूँ मैं, इसका प्रसंग एक। आपका बंटी जितनी बालक बंटी की कथा है उससे कम शकुन की नहीं है। यह कृति बताती है कि एक औरत जब अपनी अस्मिता का संधान करने लगती है तो सक्षम भी हो जाती है, और यही बात पुरुषों के लिए चुनौती बन जाती है, और दाम्पत्य संबंधों में तनाव पैदा हो जाता है, और जो अलगाव तक पहुंच जाता है। इस तनाव और त्रासदी में पिस जाते हैं निर्दोष बच्चे। बच्चा तो माँ और पिता दोनों में समान रूप से जुड़ा है।
मासूम बंटी की आंख से पारिवारिक द्वंद्व और त्रासदी को मनु ऐसे दिखाती है कि एक एक रेशा पाठक की आंख के सामने खुलता जाता है। मनु बंटी के माध्यम से दिखाती है कि किस तरह मानवीय संवेदनाएं शत विशत होती है। बंटी की त्रासदी के साथ साथ शकुन की आत्मनिर्भर बनने की आकांक्षा भी मानी मानी खेज है। इस नाते पर रचना भी स्त्री संघर्ष के लिए नए गवाक्ष खोलती दिखाई देती है। पुराने संबंधों का विघटन, ये महाश्वेता देवी ने कहा है। ये पॉइंट इसके लिए आपका बंटी के लिए। पुराने संबंधों का विघटन जो है नवीन संबंधों की खोज मात्र पाश्चात्य जीवन शैली का ही चरित्र नहीं है। जो इससे पहले मैंने प्रसंग पढ़ा था फ्रेंड्स, वो महाश्वेता देवी ने कहा है। ये दूसरा प्रसंग है। पुराने संबंधों का विघटन तथा नवीन संबंधों की खोज मात्र पाश्चात्य जीवन शैली का ही चरित्र नहीं है, बल्कि इसकी गूंज भारतीय महानगरीय जीवन में भी दिखाई देती है। आधुनिक से आधुनिकतर होने की प्रक्रिया में संबंधों का निर्वाह तथा सामंजस्य कहीं चुकता हुआ दिखाई नहीं देता। शेष रह जाता है तो बस अपनी निजता का स्वाख्यान और अपने अहम का बोध, जिसके बीच में पढ़ा बंटी जैसे चरित्र त्रासदी का शिकार होते हैं। लेखिका का यह बोध शकुन की आत्मस्वीकृति के रूप में सामने आता है। सच हम लोग शायद बंटी को मात्र एक साधन ही समझते रहे, अपने अपने अहम अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी अपनी कुंठाओं के बारे में ही सोचते रहे। बंटी के संदर्भ में कभी सोचा ही नहीं। दाम्पत्य जीवन के विघटन से निर्मित दो पृथक घरों को लेखिका ने एक दूसरे के समानांतर चलने से जाने से भिन्न ना था। समांतर रखा है एक से, लेखिका ने ना दो घरों की कहानी को इन्होंने एक दूसरे के समानांतर रखा है। एक तो मीरा और अजय की घर की कहानी और दूसरी डॉक्टर जोशी और शकुन के घर की कहानी। तो इन दोनों को समानांतर रखा है। एक शकुन और डॉक्टर जोशी का संदर्भ और दूसरा अजय मीरा का संदर्भ। बंटी दोनों संदर्भ में कहीं भी रहे उसकी त्रासदी अनिवार्य है। बंटी अपने जैविक माता पिता के युग्म के स्थान पर किसी और को नहीं स्थान देना चाहता। वह नवीन संबंधों को नकार देता है। अपने मूल परिवेश से उखड़कर वह सभी जगह से उखड़ जाता है। बंटी शकुन के यहाँ रहे या अजय के यहाँ, उसकी नियति नितांत एकाकीपन, व्यक्तिगत व्यक्तित्व के टूटन और अंततः अवसाद की स्थिति में ही परिलक्षित होती है। वस्तुतः बंटी अब कहीं है ही नहीं। माता पिता और पुत्र के त्रिकोण के माध्यम से मनु भंडारी एक विषादपूर्ण सामाजिक संरचना का निर्माण करती है, जहाँ शुभ और अशुभ की सीमा समाप्त होती दिखाई देती है। संबंधों का एक नवीन समीकरण पाठक के सामने प्रस्तुत होता है, जहाँ आत्म, निजता, स्व अस्मिता, अहम जैसे मुहावरे तो सक्रिय रहते हैं, किंतु ममत्व, दायित्व, प्रेम की परिभाषा कुछ धुंधली होती दिखाई देती है। बंटी के बहाने से लेखिका उन तमाम माता पिताओं को कटघरे में खड़ा करती है जिनकी अपनी आवश्यकता और निजता का आग्रह और अहम के कारण ना जाने कितने बंटी अपने मूल परिवेश से विस्थापित हो गए हैं। शकुन स्वयं कहती है बंटी उसकी और अजय के बीच सेतु नहीं बन सका तो वह उसे अपने और डॉक्टर के बीच का बाधा भी नहीं बनने देगी। और दरार बंटी को दरार ही बनना है तो मीरा और अजय के बीच बने। वस्तुतः बंटी यहाँ मात्र बंटी नहीं रह जाता, वरन वह शकुन की अहम तिष्ठि का साधन भी बन जाता है। वह उसके लिए एक हथियार है जिसे वह अजय के विरुद्ध प्रयोग कर सकती है। राजेंद्र यादव कहना है, ये कथन जो है राजेंद्र यादव ने कहा है आपका बंटी के लिए। अब बात से प्यार, प्रेरणा और व्यक्तित्व के तोड़ने बनने की नहीं, आगे जाकर विवाह और संतान तक जाती है। मनु ने आपका बंटी में इन तीनों को लिया है। टूटते वैवाहिक संबंधों में संतान की मनोवैज्ञानिक स्थिति स्त्री और कर्म के खुले क्षेत्र में आ गई है तो नए समीकरण बनेंगे ही। वैवाहिक संबंध भी जुड़ने की प्रक्रिया से गुजरेंगे और यह असुरक्षित दुनिया में स्त्री अपने मानसिक प्रलय की कथाएं भी खुलकर बयान करेगी। मगर इन सब की मनोवैज्ञानिक दहशत भुगतनी ही होगी बंटी को, यानी संतान को। मनु भंडारी के साहित्यिक सर्जन से उत्पन्न स्त्री चरित्र परंपरागत संस्कार तथा आधुनिक बौद्धिकता के द्वंद्व से उत्पन्न है, जहाँ अपनी असीमितता की प्रति चेतना तो है किंतु परंपरा से टूटने का डर भी है। यह द्वंद्व मनु भंडारी के स्त्री पात्रों को असमंजस, विकल्पहीनता और अवसाद की स्थिति में पहुंचाता है, जहाँ उसका जीवन अनेक स्तरों पर संघर्ष करता हुआ दिखाई देता है। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरी सुरंग में चलते जाने से भिन्न ना था। आज जैसे एक उसके अंतिम छोर पर आ गई है, पर आ पहुँचने का संतोष तो नहीं है।
धकेल दी जाने की विवश कचोट भर है, पर कैसा है यह छोर। न प्रकाश, न खुलापन, न मुक्ति का एहसास। लगता है इस सुरंग ने उसे एक दूसरी सुरंग के मुहाने पर छोड़ दिया है। फिर एक और यात्रा, वैसा ही अकेलापन, वैसा ही अंधकार। यह सुकून का द्वंद्व ही है जो उसे मुक्त नहीं होने देता। यह द्वंद्व अनेक स्तरीय है। आधुनिक चेतना से संपन्न एक बौद्धिक स्त्री जो अपने निजत्व के लिए आग्रही दिखाई पड़ती है, पारिवारिक संस्था के विरुद्ध नहीं जा पाती। फ्रेंड्स, ये इसके बारे में बताया गया कि कैसे शादी करने के बाद भी जो है ये शकुन अपने बातें को सोचती है और किस तरह से उसके अंतर मन में ये बातें चलती रहती है। परिवार संस्था के विरुद्ध नहीं जा पाती। इस क्रम में अजय की जगह डॉक्टर जोशी आ जाते हैं, किंतु शकुन का मानसिक संघर्ष समाप्त नहीं होता, क्योंकि अब उसका मातृत्व पक्ष उसके सामने बंटी के रूप में प्रश्नवाचक चिन्ह के रूप में खड़ा है और इसके सामने शकुन का अस्तित्व पक्ष अनुत्तरीय है। निष्कर्ष रूप में ये कहा जा सकता है कि आपका बंटी एक संबंध के बनने और दूसरे के टूटने के बीच दरार की कहानी है। आपका बंटी जो किसी पत्र का अंतिम शब्द नहीं है, क्योंकि बंटी की पूरी जिंदगी ही एक पत्र है और वह किसी विशेष के नाम नहीं है, सबके नाम है। बंटी हिंदी कथा साहित्य में शायद लंबे अरसे के बाद उभरने वाला सवालों से घिरा और टूटा हुआ यह ऐसा चरित्र है जो अक्षरे नहीं, पाठक को अपने बहुत नज़दीक जान पड़े, बहुत सजीव, भीतर बाहर के दबावों के बीच एक खंडित लय की तरह टिसता हुआ। अगर हम उपन्यास से हमारी तुलना करें तो उसके बारे में कुछ वर्ड मैं आपको कथन बता देती हूँ। बंटी किन्हीं दो एक घरों में नहीं, आज की अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, ये मनु भंडारी बोल रही है, और वह है कि ये फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ों से कटे हुए हैं। जब सब मिलाकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया, समाज की दिनों दिन बढ़ती एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कोई हल दिखाई नहीं देता। तो फ्रेंड्स, ये था इसका बारे में कि जो आपका बंटी है ये किस टाइप का उपन्यास है, और इसके चरित्र मैंने आपको बता दिए हैं, और इसका थोड़ा सा मैंने विश्लेषण भी कर दिया है कि भाई किस तरह से ये है लेसन और किस तरह से नहीं है। थोड़े से मैं इसकी भाषा के बारे में आपको बता देती हूँ कि भाषा शैली इसकी कैसी है। आपका बंटी उपन्यास की संवेदनात्मक घनत्व को और अधिक प्रबल बनाने में उपन्यास की भाषा शैली बहुत महत्वपूर्ण है। उपन्यास का आख्यान एक सामान्य कथा की भांति विकसित होता है। कथा का विकास घटनाओं और चरित्रों की मानसिक स्थिति के आधार पर होता है। उपन्यास की भाषा देशकाल और वातावरण के अनुरूप ही है। यह मूलतः खड़ी बोली हिंदी है, यद्यपि देशज शब्दों का भी व्यापक प्रयोग किया गया है इसमें, विशेषकर फूफी के चरित्र के माध्यम से देशज शब्दों का विशेष प्रयोग लेखिका ने किया है। फूफी जो है वो देशी शब्द बोलती थी, साथ ही साथ अंग्रेजी के वाक्यों और शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। देशकाल और पात्रों की बौद्धिकता को और भी अधिक उभारता है ये इंग्लिश का प्रयोग जो है इसमें किया गया है। मनु भंडारी ने उपन्यास में वर्णन शैली की अपेक्षा चित्रण शैली की को प्राथमिकता दी है। फ्रेंड्स, नोट कर लीजिए, चित्रण शैली को ज़्यादा प्राथमिकता दी है वर्णन शैली की अपेक्षा। शैली पूछी जाती है फ्रेंड्स, मैं इसलिए आपको वर्णन कर रही हूँ इस बारे में। मनु भंडारी के पात्र बौद्धिक बहस या प्रलाप करते नहीं दिखाई देते। उनके यहाँ पात्र से अधिक उनकी स्थितियाँ बोलती है। घटनाएं स्वयं अपना अर्थ उद्घाटित करती चलती है। घटनाओं के माध्यम से विषादपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में मनु भंडारी को महारत हासिल है। उपन्यास के कुछ उदाहरण देख लीजिए। और खस के उन पदों की ठंडक जिसके शरीर से ज़्यादा मन को ठंडा कर रखा था, फिर मन में उतर आई। ये इसके बारे में थोड़ा सा बताया है फ्रेंड्स, इसकी भाषा कैसी है। थोड़ा सा मैं देख लेती हूँ और कहीं मुझे दिखाई देता है तो इसकी भाषा के बारे में, तो वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है फ्रेंड्स। अब जैसे इसमें कहा गया कि अमी और जोत की यह लाओ वह लाओ, ए बंसी वाला लाल,
इसमें हरी मिर्च क्यों नहीं डाली? आज अंगूर क्यों नहीं है मेरे नमकीन बिस्कुट के बीच? बंटी अपनी नज़रों में कहीं जैसे बड़ा बेचारा हो गया, बेचारा और उपेक्षित। उपन्यास की भाषा उसके मनोवैज्ञानिक पक्ष को विशिष्ट संबल प्रदान करती है। बाल मनोविज्ञान तथा स्त्री मनोविज्ञान के समस्त आयामों का चित्रण मनु भंडारी ने बखूबी किया है। पात्रों की मानसिक स्थिति के अनुरूप ही भाषा का निर्माण तथा बिंबो प्रतीकों का चयन संपूर्ण कथानक को सृजनात्मकता प्रदान करता है। छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से कथानक को आगे बढ़ाया गया है। छोटे छोटे दृश्यों से मिलकर एक व्यापक कोलाज का निर्माण मनु भंडारी करती है, जिससे संवाद सहज संप्रेषित हो जाते हैं और दृश्यों का पूरा उभार पाठक के सामने प्रस्तुत होता है। एक उदाहरण दृष्टव्य है। और पता नहीं बंटी को क्या हुआ कि पापा जाए उसके पहले वही पापा को छोड़कर दौड़ पड़ा। वह दौड़ता जा रहा है बिना पीछे मुड़े। बस आगे ही आगे नदी नाले पहाड़ मैदान सब प्यार करता जा रहा है और पार करता जा रहा है, सॉरी फ्रेंड्स, और फिर पता नहीं कहीं गिर जाता है। उपन्यास की गहरे विषादपूर्ण वातावरण में बाल सुलभ भाषा तथा शब्द जिनका स्वयं में कोई विशिष्ट अर्थ नहीं होता, उनका प्रयोग एक जीवंतता प्रदान करता है। बाल सुलभ भाषा के कुछ उदाहरण देख लीजिए। शतरंज बनाकर चंगा अंटा वो खेलना, बरसों राम धड़ाके से फूफी मर गई फाके से, वही हनुमान वाले कपड़े पहन आया है अम्मी, लंबूतरी कबूतरी बंदर कहीं का। मनु भंडारी की इसी भाषिक विशेषता से लक्षित करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं। ये नामवर सिंह का कथन है फ्रेंड्स, जो आपका बंटी के लिए उन्होंने मनु भंडारी के लिए लिखा है, कि मनु भंडारी ने जो भाषा यूज़ करी है उसके लिए लिखा है। हमारे यहाँ किसी भी भाषा की बोली में जो जिंदा जबान है वह औरतों में पाई जाती है। गांव कस्बे की औरतें जिन पर अंग्रेजी का असर नहीं पड़ा है, जो साहित्यिक किताबें नहीं पढ़ती है, उनकी जुबान पर चढ़े हुए जो मुहावरे हैं वे जाने कैसे मन्नू जी की भाषा में बोलचाल की औरतों की जुबान के मुहावरे, लहजे, शब्द, वाक्य विन्यास अनायास बड़े सहज और प्रभावी रूप में चले आते हैं। ये सॉरी फ्रेंड्स, ये नामवर सिंह ने कहा था, इसकी आपका बंटी के लिए, मनु भंडारी के लिए कहा था। ओके फ्रेंड्स, तो ये था उपन्यास आपका बंटी। उम्मीद है आपको इसकी कहानी से कुछ पता चला होगा ये किस टाइप का उपन्यास है। और करेक्टर मैं आपको फ्रेंड्स लिख के भी बता देती हूँ, जैसा कि मैं आपको कहती ही हूँ कि लिखती मैं इसलिए हूँ ताकि जो आप परीक्षा के नज़दीक आप सारे करेक्टर जो है एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले इसमें अजय है, पहले पति पत्नी थे अजय शकुन, फिर अजय के साथ मीरा जुड़ी थी, मीरा उनकी वाइफ हो गई थी, और बाद में शकुन के साथ डॉक्टर जोशी, डॉक्टर जोशी के 2 बच्चे थे, अमी और जोत। डॉक्टर जोशी के बच्चे अमी, जोत, इनके 2 बच्चे थे, और फूफी थी जो कि शकुन के घर में काम करती थी, आया का। फूफी और बंटी, ये मेन कैरेक्टर थे, बंटी, शकुन और अजय। बाकी ये इसके सहायक कैरेक्टर थे जो मैंने आपको बता दिए सारे, इसके यही कैरेक्टर थे। और टीटू था जो कि बंटी का फ्रेंड था, टीटू। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए तो काफ़ी है, और आज मैंने आपके पूरे उपन्यास फिनिश करा दिए हैं। अब इसके बाद मैं कहानी लाऊंगी आपके लिए जो आपके सिलेबस में है। फिर कहानी के बाद हम देखेंगे, सीरीज वाइज ये चलते रहेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं सारा सिलेबस कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। भाषा भी ले लेंगे, सब मैं सीक्वेंस वाइज चलूँगी फ्रेंड्स, जैसे जैसे हैं जितना मैं करा सकती हूँ आपके पेपर तक उतना मैं करा दूँगी। ओके फ्रेंड्स, बाकी मैं ये रेगुलर रखूँगी वीडियो, और उम्मीद है आपका नेट क्लियर हो जाएगा इस बारे में अगर आप अच्छे से पढ़ते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ज़रूर, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतने काफ़ी है, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।